गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है उसका फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक्स देखे थे। जैसे टॉपिक्स क्या देखे थे कि चेंजेस क्या होता है, टू टाइप्स का चेंजेस होते हैं। क्या होता है? फिजिकल चेंज और क्या होता है? केमिकल चेंज। तो आपको जो फिजिकल चेंज क्या होता है हम लोग देख चुके थे, वो आपका टेम्पोररी चेंज होता है, परमानेंट चेंजेस नहीं होता। और आपका जो केमिकल जो चेंज था वो क्या था? आपका परमानेंट चेंजेस था, उसमें आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता। तो उसी केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? रिएक्ट करना। रिएक्ट करना मतलब किसी एक सब्सटेंस किसी अनदर सब्सटेंस के साथ क्या करेगा? कॉम्बिनेशन करेगा, यानी कि रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा? अनदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना? इतना चीज का हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले, मैं यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में लिखा हूँ, केमिकल इक्वेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सेकंड रिएक्टेंट, उसके बाद थर्ड आपका प्रोडक्ट, फोर्थ आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, फोर्थ हीट एंड ट्रायल मेथड, एंड फिफ्थ आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका जो फर्स्ट आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, इस फिफ्थ पॉइंट को सॉरी सिक्स्थ पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट आपका केमिकल इक्वेशन है, सेकंड रिएक्टेंट, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, फिफ्थ आपका हीट एंड ट्रायल मेथड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये सारे चीज को हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करते चलेंगे। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो नोट जो पीडीएफ है वो आपका फर्स्ट लेक्चर का आपका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाकर के सारे वो आपका फुल चैप्टर का ही आपका वहां पर नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसका फर्स्ट चैप्टर का टोटल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर टोटल नोट्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ और नोट्स सारा के आपका पीडीएफ फर्स्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से अपना नोट्स कर लीजिएगा। आज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सारा पॉइंट को मैं सिर्फ समझाते हुए चलूंगा। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, बोर्ड में मैं लिखा था उसको मैं एक्सप्लेन करते जा रहा था, लेकिन मैं आज वैसा नहीं करूंगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में जो पॉइंट्स लिखे उस पॉइंट्स को हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। नोट्स आपके पास लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहली बात समझिएगा। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में देखते होंगे कि मैथ्स में आपका वर्ड सॉरी सेंटेंस में लिखा हो रहता है। मैथ्स में क्या रहता है? सेंटेंस में लिखा होता है, उसको हम लोग का इक्वेशन के फॉर्मेशन में करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो, केमिकल इक्वेशन जो रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? वो सेंटेंस में पहले बताएंगे, सेंटेंस को फिर वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे? सेंटेंस। जैसे मैथ्स में आप सेम चीज देखते होंगे कि मैथ्स में पहला आपका क्या रहता है? सेंटेंस में रहता है। ठीक है, सेंटेंस में करने के बाद उसको क्या करते हैं? थोड़ा सा स्मॉलिश करते हैं, यानी कि उसको वर्ड में लेट एज अज्यूम ये समथिंग करते हैं वर्ड में। देन आफ्टर उसको सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग का क्या बन जाता है? इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग का इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सेम काम। जो रिएक्शन जो है, तो पहले के बाद जैसे आपका पेपर्स कंबाइंड विथ एयर एंड बर्न्स देन प्रोड्यूस एस, ये क्या आपका क्या सेंटेंस हो गया। अब उसको जैसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पेपर क्या करेगा? कंबाइन करेगा इस साथ, किसके साथ? एयर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, और ये बर्न होगा। बर्न होने के बाद क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? आपका एस का फॉर्मेशन करेगा। ये सारा चीज होगा आपका। चलिए, तो क्या हो गया आपका? जैसे हम लोग मैंने क्या बोला था कि पेपर्स कंबाइन विथ एयर एंड ऑक्सीजन देन फॉर्म्स एस। ठीक है, यह क्या होगा? सेंटेंस। वर्ड में कैसे लिखेंगे? पेपर प्लस एयर, आपका क्या फॉर्मेशन करेगा? एस। तो इसी तरह से आपका जो केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन होता क्या, पहले उसको मैं समझता हूँ। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? चलिए, आपका जो रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या करेंगे? वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर उसका सिंबल यानी कि फॉर्मूला में फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आपका केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंट्स, ठीक है, क्या? अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स एंड फॉर्मूला आर कॉल्ड क्या? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसा आपका मैग्नीशियम, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में किया था ना, मैग्नीशियम जो था, ठीक है, ये मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन किया था आपके पास? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए थे? सैंड पेपर से इसको क्या किए थे? रब किए थे, ताकि इस मैग्नीशियम के सरफेस में जो आपका जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इजिली क्या कर सके? आपका रिमूव हो सके। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये आपका क्या वर्ड में, ठीक है, क्या आपका वर्ड में, सेंटेंस में कैसे रहता? मैग्नीशियम combined with oxygen
ऑक्सीजन एंड बर्न then form मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस को थोड़ा स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक किया तो किसमें आ गया आपका वर्ड में आ गया। अब इसको क्या करेंगे सिंबल यानी कि फॉर्मूला में करेंगे। फिर फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है उस सिंबल को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है O। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि यहाँ पर दो एटम्स है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो मैंने बताया था कि जब आपका सिंगल आइटम से तो हम लोग वहां पर सबसे पहले चेक करना है कि उसके राइट साइड के बिलो में, राइट साइड के क्या बिलो में टू पुट होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों को क्या करना है पहले चेक करना है, ठीक है। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, मोर देन टू एटम्स जब रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसका वैलेंसी को लिख करके क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम कितना में आता है, 12 में आता है। कम से कम 50 एटम्स आपको लर्न होना चाहिए सीरियल वाइज। मैग्नीशियम कितने आता है, 12 में आता है। 2 8 10 10 to 12। मैंने कुछ बताया था कि 1 to 4 अगर रहता है तो वो क्या करेगा, 1 to 3 रहेगा तो वो क्या करेगा लूज करने का काम करता है, यानी कि वो डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो उसके नीचे में 2 आपका नहीं लगेगा तो 1। और मैंने क्या बताया था कि 1 से अगर 4 रहेगा तो उसके नीचे यानी कि राइट साइड बिलो में 2 पुट हम लोग को नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या आपका 2 है। 1 to 4, 1 to 4 अगर आउटसाइड ऑर्बिट में यानी कि आउटर ऑर्बिट में 1 to 4 कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स रहेगा तो राइट साइड के बिलो में 2 पुट नहीं होगा, मीन्स मैग्नीशियम में आपका 2 पुट नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो होता है वो कितना में आता है आपका 8 में आता है, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा आपका 2 होगा, सेकंड में क्या आ जाएगा 10, 8 में 2 माइनस हो गया तो क्या आ गया आपका 6 आ गया। उसके बाद क्या 5 to 7 आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो उसके राइट साइड के बिलो में आपका 2 क्या होगा पुट होगा, मींस आपका ऑक्सीजन के नीचे में क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो लूज करेगा यानी कि डोनेट करेगा वो आपका सिंगल रह सकता है, फ्री स्टेट में मूव कर सकता है। बट आपका जो एटम्स को इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, गेन चाहिए, यानी कि वो क्या करेगा गेन करेगा, यानी कि किसी दूसरे एटम से लेगा, यानी कि क्या चाहिए उसको कंबाइन होना चाहिए। तो क्या करेगा आपको जो एटम्स गेन करने वाले रहेगा वो आपका फ्री स्टेट में नहीं रह पाएगा। चलिए तो अब ये तो हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन सिंगल एटम्स था। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो एटम्स है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम लोग को 2 पुट करना नहीं करना है उसमें कोई हम लोग को क्या करना है, ये दोनों के नीचे वैलेंसी लिखना है। वैलेंसी लिखने के बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। वैलेंसी क्या होता है बताए थे कि 1 2 3 4 रहेगा। तो वैलेंसी क्या होता है मैं पहले बता चुका था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज आर कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एटम, ठीक है। जितना आपका लूज या गेन करेगा वो क्या कहलाएगा वैलेंसी। तो 1 2 3 क्या करता है लूज करता है, 5 6 7 क्या करता है गेन करता है। 8 कंप्लीट करने के लिए 4 दोनों काम कर सकता है। तो 1 2 3 तो चुपचाप लिख देंगे। 5 6 7 रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग कि कितना 8 कंप्लीट करने के लिए कितना हुआ एटम्स को क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। 5 रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 6 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 7 रहेगा तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। क्लियर है देखिए। चलिए मैग्नीशियम क्या था हम लोग का 12, आउटर में कितना था 2, यानी कि क्या अगर लूज करेगा यानी कि इसका वैलेंसी 2 हो। ऑक्सीजन का आउटर में क्या था 6 था, 8 कंप्लीट करने के लिए कितना लेगा 2 लेगा, यानी कि इसके नीचे भी 2 आएगा। 2 1 जा 2 1 जा Mg 1 to 1 Mg, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ Mg O इंटू 1 क्या हो गया आपका O हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला बनाने में जो वर्ड में रहता है उसका फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होता है, उसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। बस आपको एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वैलेंसी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। और वैलेंसी में अभी भी किसी को डाउट हो कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं तो वो कमेंट कीजिएगा, अगर किसी को स्टूडेंट को डाउट हो तो, ठीक है। चलिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ, पहले जो वर्ड से पहले उसका सिंबल पहले लिख लेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको दूर दूर लिख लेंगे। मैग्नीशियम सिंगल है ऑक्सीजन सिंगल है, तो पहले देखना है कि राइट साइड के बिलो में 2 पुट होगा या नहीं होगा। तो मैग्नीशियम आपका 12 में आता है 2, तो 1 2 3 अगर 4 रहेगा, 1 2 3 4 आउटर ऑर्बिट में रहेगा तो उसके नीचे में 2 पुट नहीं करेंगे। आउटर ऑर्बिट में 5 6 7 रहेगा तो उसके नीचे में क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। तो 2 है यानी कि इसमें 2 पुट नहीं होगा। ऑक्सीजन कितना है 6 है, यानी कि 5 6 7 यानी कि 2 लेगा, यानी कि इसके नीचे 2 पुट होगा। अब क्या करेंगे जब मोर देन 1 एटम्स कंबाइंड रहेगा, यानी कि एक से ज्यादा एटम साथ में रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 2 लगा पुट करना नहीं करना उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोगों को बस उसके नीचे क्या करना है वैलेंसी जो होता है वैलेंसी को उसको क्या करेंगे लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 Mg 1 to 1 Mg O into 1 O हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है,
ये लेफ्ट साइड हो गया, क्या हो गया राइट साइड हो गया। तो पहला ये दोनों क्या करेगा, लेफ्ट साइड में सबसे पहला तो वो कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद ही क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो कंबाइन कर रहा है यानी कि सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और राइट साइड में आपको जो न्यू फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट तो इजीली समझ में आ जाता है, प्रोडक्ट मतलब क्या, बनना। तो जब तक ये दोनों कंबाइन नहीं करेगा तब तक आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि एरो के जो लेफ्ट साइड में जो भी एटम्स रहेगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, राइट साइड जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैलेंस से देखे थे कि नंबर्स मल्टीप्लाई करना हो, अभी हम लोग का यहाँ पर है, हम लोग देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग बैलेंस करते हैं, सबसे पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आर इक्वल्स वाई, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ क्लास 9th में जो पढ़े हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सारा चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि आपका मास कभी भी आप मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मास जितना है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी चेंजेस हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, चाहे वो केमिकल चेंज हो, मास जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, आपका वो चेंजेस नहीं होगा। मीन्स एलएचएस में यानी कि रिएक्टेंट में जितने मासेस है वो सेम टू सेम क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। आप कैसे समझते हैं, जैसे पेपर का मान लेते हैं कुछ मास हो, पेपर को जब बर्न कर दिए तो आज कुछ हुआ, आज का कुछ ना कुछ मास होगा। अब कुछ जो मासेस है वो कहां पर, एयर में क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा। तो इसका मास प्लस एस का मास इज इक्वल टू क्या, पेपर मास। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों क्या होगा, इक्वल्स होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्या 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ये इक्वल से। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या 1 है। हमेशा कभी मल्टीप्लाई करेंगे एटम्स के क्या करेंगे, सामने यानी कि फॉरवर्ड में करेंगे, ठीक है। इसके बिटवीन में या इसके नीचे में कुछ भी काम नहीं करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कितना करना पड़ रहा है, 2 से। तो ऑक्सीजन को 2 से नहीं करेंगे बल्कि ये होल एटम्स का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो पहले ही बात है कि पहले उसको बॉक्स बना दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होता है तो पहला बॉक्स बना दीजिए। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सीजन कितना 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1। अब जो भी आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करना है वो बॉक्स के सामने में करना है, ना बॉक्स के बैक साइड में, ना बॉक्स के बिलो में, ना बॉक्स के आपके बिटवीन में, कहीं पर भी कुछ नहीं करना। बॉक्स के क्या करना है, सामने मल्टीप्लाई करना। O2 है, यहाँ पर O1 है, तो कितना करेंगे 2 से। मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया, तो मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। जो भी मल्टीप्लाई नंबर्स करना है क्या करेंगे, बॉक्स के सामने में करेंगे, ना तो बॉक्स के बैक साइड में करेंगे, ना तो बॉक्स के बिलो में करेंगे, ना तो बॉक्स के बिटवीन में करेंगे नंबर्स। क्लियर होगा यहाँ तक है। चलिए, मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन होता है, मैं एक बार डिफिनेशन क्या है, मैं A chemical equation is a representation, केमिकल इक्वेशन जो है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज होता है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंट समझ में आता है, उसको क्या करते हैं, सजाते हैं, दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल। किस फॉर्म में, सिंबल के टर्म्स में या फिर फॉर्मूला के टर्म्स में, जिसको जो क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सिंबल को फॉर्म में या फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो कि आपका क्या होता है, रिएक्टेंट और क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। क्लियर है, हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टेंट समझ में आ गया होगा। रिएक्टेंट क्या होता है कि जिस में आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो न्यू फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये दोनों पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट एंड थर्ड भी कंप्लीट। चलिए, मैं रिएक्टेंट का डिफिनेशन में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफिनेशन में पढ़ देता हूँ। In which the substance are changed are called reactant। क्या बोलता है, in which the substance, in which the क्या substance are changes, जो क्या होता है आपका चेंजेस होता है। किसमें चेंजेस हो रहा है, आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तभी आपका क्या होगा, चेंजेस होगा। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, या फिर सिंपली लिख सकते हैं, इन रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड, एटम्स आर क्या कंबाइंड, आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड ऑल्सो इन एलएचएस, यानी कि कहां पर रहेगा, एलएचएस में उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। एंड न्यू फॉर्मेशन सब्सटेंस, और सब्सटेंस न्यू फॉर्मेशन करेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये कहां पर होगा, आपका आरएचएस में होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है पहले समझेंगे इसको। ठीक है, जब आपका इक्वेशन बैलेंस ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, जब आपका रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो, तब उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कंकाली। कंकाल क्या होता है समझ में, स्केलेटल तो समझ में आता होगा, कंकाल यानी कि जब हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, बॉन्स होता है, यानी कि सबसे पहला बॉन्स होगा, उसके बाद उस मसल्स को क्या ये था, भरा जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, स्केलेटल, यानी कि पहला आपका ढांचा बना हुआ है। ढांचा बनने के बाद उसमें क्या करता है, मसल्स पुट होता है, देन आफ्टर हमारा बॉडी कंप्लीटली फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेम उसी तरह से इक्वेशन बना, इक्वेशन बनने के बाद क्या करता है, नंबर उसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पहले क्या आपका इक्वेशन बना, इक्वेशन बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को पुट करते हैं। तो नंबर्स को पुट करने यानी कि मल्टीप्लाई करने से पहले जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन क्या कहलाता है, आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, कोई डाउट नहीं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, समझ में आ गया। अ केमिकल इक्वेशन आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन आर नॉट बैलेंस्ड, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम in product and number of atom in reactant are not equal in chemical reaction. Chemical reaction में number of atom in reactant and number of atom in product are not equal in chemical reaction are called skeletal chemical equation. जिस equation में आपका number of atoms equal नहीं होगा, जैसे यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, H2 plus O2, ये आपका क्या H2 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2 है, टोटल यहाँ एटम्स कितना 4 है, यहाँ पर 2 और 1 कितना आपका 3 है। क्या दोनों इक्वल से नहीं है, आपका रिएक्टेंट में क्या आपका 4 आइटम्स है, प्रोडक्ट में आपका क्या 3 आइटम्स है, मींस आपका ये नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, देन दिस रिएक्शन आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन बैलेंस होगा यानी कि इक्वल्स होगा उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक है। एक पॉइंट में बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ उस पॉइंट को, ठीक है, अब उसके बाद में समझाता हूँ। एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, एवरी केमिकल इक्वेशन, जितने भी केमिकल इक्वेशन है सभी को क्या करना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। क्यों, मैं पहले बता चुका, ठीक है। एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या था, कंजर्व करना, बचाना, ठीक है। मास इज नॉट बी क्रिएटेड, मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी का मास है तो उस मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब कि 5 kg तो 5 kg से उसको कम नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं क्या, उसको हटा देंगे तो वो भी तो साइड एयर में कहीं ना कहीं तो है, मतलब कि आपके पास जो मासेस और उधर जो साइड मासेस के दोनों काट करें तो मासेस तो सेम है, मासेस का आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या, मास इज नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर नो नंबर ऑफ एटम इज रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आर इक्वल इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। स्केलेटल क्या समझ में आ गया होगा, स्केलेटल में क्या होगा कि आपका रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम जो होगा वो इक्वल्स नहीं होगा किसमें, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और हम लोगों को बैलेंस करना क्यों जरूरी है आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा, उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए, अब आते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हिट का मतलब क्या होता है, मारना, हिट का मतलब क्या होता है, मारना, एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। तो ऐसा मेथड, ऐसा तरीका जिसमें हिट करेंगे, मारेंगे और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग नंबर्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तरह से ना, मल्टीप्लाई कर मतलब कि एक तरह से हिट कर रहे हैं नंबर से, ठीक है। तो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, क्लियर हो गया कि जिस इक्वेशन में स्मॉलेस्ट नंबर से, क्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर से जब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या, केमिकल इक्वेशन को स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करके, लार्जेस्ट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करके जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो उस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। चलिए मैं इसका डेफिनेशन एक बार रीड कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर आर मल्टीप्लाई ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या होता है, व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर, जब स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कहां पर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई दिक्कत होना चाहिए। जैसे Mg प्लस O2 बन गया MgO, पहला बॉक्स बना ले, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम बैलेंस से, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 2,
मैग्नीशियम 2 हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या करें, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किए रिएक्टेंट में, यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या किया 2 मल्टीप्लाई किया, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या होल नंबर, नेचुरल होल नंबर डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 0 तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1 नंबर यानी कि सिंपली नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि नेचुरल नंबर जब मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड दिस मेथड आर कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आर मल्टीप्लाइड इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, एंड दिस मेथड आर कॉल्ड क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो बहुत क्लियर होगा क्योंकि बार बार एक ही ये पॉइंट को बार बार मैं यूज कर चुका हूं। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट आर कॉल्ड क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल, समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, दोनों आपका इक्वल्स होना चाहिए, तभी जाकर के वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपली इसका डिफिनेशन है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई डाउट नहीं। चलिए यहां तक हो गया हम लोग का ये पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि अब जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेशन बनाना, ठीक है। यानी कि जैसा अगर मैं पूछूं Mg + O2 ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है या कोल्ड किया जा रहा है या टेम्परेचर दिया जा रहा है या टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है ये आपको पता नहीं है, या और बोले कि मैग्नीशियम क्या आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये भी आपको नहीं पता है। यानी कि ये अभी हम लोग का जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं हम लोग का है, ठीक है, कि मैग्नीशियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस नहीं पता। ऑक्सीजन तो चलिए गैस है, ये तो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन गैस है। तो अब इसी को मोर इंफॉर्मेशन बनाने के लिए क्या कि अगर आपका इक्वेशन में एटम्स के राइट साइड बिलो में आपका क्या, अगर L लिखा हुआ है समझ जाइए आपका लिक्विड के फॉर्मेशन में है, ठीक है। अगर G लिखा हुआ है तो आपका क्या गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। अगर S लिखा हुआ है तो क्या आपका सॉलिड के फॉर्म में है। अगर AQ लिखा हुआ है तो समझिए कि आपका एक्वस का फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है, सारे लिक्विड समझ में आता है, इजिली फ्लो करता है। गैसेस क्या होता है ये भी आपको इजी। अब जब H2O के प्लेस पर G लिखा हुआ है, यानी कि जो वाटर से वो गैस फॉर्म में कब होगा, जब वो वेपर होगा, ठीक है। क्या होगा, वाटर जो कब क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन होगा, तभी जाकर के उसे जी यूज किया जाएगा, क्योंकि वाटर जो वेपर्स होता है वाटर का पार्टिकल्स होता है, H2O का ही मॉलिक्यूल्स होता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड इजिली। एक्वस क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी सब्सटेंस वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाए या वाटर में सॉल्यूबल हो, वाटर में क्या हो, सॉल्यूबल हो, उसको हम लोग क्या बोले, एक्वस बोले। जैसे सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल तो वो कहलाएगा एक्वस, ठीक है। यानी कि वाटर में जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और जब एरो किसी भी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में एरो का जो काम है वो प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। एरो अबव एंड एरो बिलो, जब प्रोडक्ट में जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल के साथ एरो अबव का साइन यूज किया जाएगा तो समझ जाए कि वो गैसेस फॉर्म में है, यानी कि गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या, जब प्रोडक्ट में राइट साइड में क्या, प्रोडक्ट राइट साइड में होता है, तो जब प्रोडक्ट में आपका एरो अबव में रहेगा तो समझ जाना है कि वो क्या होगा, गैस उसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है या फिर हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। जब आपका एरो डाउन में रहेगा यानी कि बिलो में रहेगा तो समझ जाइए कि वो आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है, जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो और किसी भी कंटेनर का बॉटम में जाकर के रेस्ट कर जाए, बैठ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है प्रिसिपिटेट, समझ में आ गया, जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो और कंटेनर के बॉटम में जाकर के क्या कर जाए, बैठ जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रिसिपिटेट क्या बोल सकते हैं, सिंपली इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या बोल सकते हैं, प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। जैसे सैंड ले ले, सैंड को वाटर में डाल दे तो क्या पॉट करते हैं, तो क्या सैंड जितना भी पार्टिकल्स है क्या वाटर में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, इनके सैंड इज अ प्रिसिपिटेट इन वाटर। आपका सैंड जो क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा, किसमें होगा, आपका वाटर में होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको और इसको इंफॉर्मेशनल बनाने के लिए क्या, और सेकेंड पॉइंट,
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी गिवन बाय पुटिंग द वर्ड कॉन्क, ठीक है, कॉन्क एंड डिल, ठीक है ना। आपका रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉन्क और डिल लिखा हुआ है, तो समझ जाइए ये आपका क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये क्या आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये क्या आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, समझिएगा। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको दो पार्टिकल्स होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है आपको पता है कि सॉल्वेंट में इजिली डिसॉल्व हो जाए। सॉल्वेंट क्या होता है, वो सॉल्यूट को अपना में क्या कर ले, डिसॉल्व कर ले, यानी कि अपना में डाल दे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डाइल्यूट क्या होता है कि सॉल्यूट जो होगा, ठीक है, क्या आपका सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के अमाउंट से क्या होगा आपका कम होगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट का अमाउंट से क्या होगा, कम होगा, तो वो कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे एक आपका ग्लास है, उसमें आपका वाटर है 1 लीटर, इसमें शुगर डिसॉल्व करे, शुगर है आपका 5 ग्राम, ठीक है। तो आपका देखिए कि शुगर जो है वो वाटर में क्या कर रहा है, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर वाटर से एंड शुगर क्या आपका 5 ग्राम है, यानी कि 5 ग्राम वाटर्स आर 5 ग्राम शुगर आर डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर्स, यानी कि आपका शुगर जो आपका सॉल्यूट और वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है। क्लियर होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर इंक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे वाटर्स का अमाउंट कम हो जाए, शुगर का अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत होना चाहिए दोनों में, बहुत इजी है। अब रिएक्शन कंडीशन, ठीक है, मैं यहाँ पर जो कुछ पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। कंडीशन ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन का कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट शुड बी रिटेन अबव द एरो एंड बिलो द एरो, ठीक है। क्या हो, ध्यान दीजिए, कभी देखते होंगे कि रिएक्शन में आपका कभी टेम्परेचर यूजेस होता है, कभी प्रेशर यूज होता है और कभी कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक, ध्यान दीजिए। टेम्परेचर कभी हीट करना पड़ता है तो टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि उसको जितना भी टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट यूजेस करेंगे वो अबव द एरो या फिर बिलो द एरो क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर है, जितना भी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, जितना भी टेम्परेचर अबव एरो या फिर बिलो एरो, प्रेशर भी अबव एरो लिखेंगे, बिलो एरो लिखेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, पहले कैटलिस्ट को समझते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, पहले मैं खुद एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद आप खुद बखुद समझेंगे कैटलिस्ट का यूजेस यहाँ पर क्या। जैसे मान लेते हैं कि 2 फ्रेंड आपस में वार कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और अभी लड़ाई क्या चल रहा है, सिर्फ बातों बातों में लड़ाई चल रहा है, ठीक है। 2 फ्रेंड जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बातों बातों में लड़ाई कर रहे हैं, हम तुमको मारेंगे, ये वो जो भी बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पे थर्ड जो पर्सन है, यानी कि थर्ड जो वहां पर पर्सन इंक्लूडिंग होता है, आता है, उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, ये पर्सन है, ये बी पर्सन है और ये सी पर्सन है, ठीक है। ए और बी पर्सन यहाँ पे बातों बातों में सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे मारपीट वहां पे नहीं हो रहा है। लेकिन सी जो पर्सन यहाँ पर आता है, ठीक है, तो सी क्या बोलता है को, ए बी को मत मारना, ए क्या बोलता है, बी को मत मारना, तो ए बोलता है, सी जो है वो ए को क्या बोलेगा कि देखो भाई तुम बी को मत मारना। कभी कभी क्या बोलेगा, बी को क्या बोलेगा, भाई तुम ए को मत मारना। तो अब गौर करते होंगे कि जब लड़ाई होते रहता है, तो जब वहां पे थर्ड पर्सन जो भी आता है, जब बात करता है, देख भाई तू उसको मारना मत, जब मारना मत बोला जाता है, तो वहां पर रिएक्शन क्या हो जाता है, वहां पर लड़ाई का जो मोशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। ये दोनों लड़ाई नहीं कर रहे थे, मारपीट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ये सी पर्सन यहाँ पर ऐसा कुछ वर्ड यूजेस करता है, ये दोनों अपना में क्या हो जाता है, लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सी जो पर्सन है वो लड़ाई में पार्टिसिपेंट नहीं होता है। कभी गौर किए होंगे, ये सी सिर्फ ए और बी को आकर के सिर्फ लड़ाई का जो मोशन है उसको फास्ट करके ये साइड हो जाता है, वो लड़ाई में इंक्लूडिंग नहीं होता है। गौर कीजिए होंगे, ठीक है। तो सेम काम रिएक्शन में भी है। रिएक्शन में ऐसा एटम या कंपाउंड जो रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा, रिएक्शन को क्या करेगा,
फास्ट करेगा बट रिएक्शन में कोई इन्वॉल्विंग नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करके वो शांत रहेगा। रिएक्शन में कहीं पर भी उस एटम का कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया होगी कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि वो ऐसा एटम्स या कंपाउंड जो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, यानी कि रिएक्शन का रेट जो है, रिएक्शन का रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसा आपका पैलेडियम हो जाएगा, निकल हो जाएगा, ये किसी से रिएक्शन में इंक्लूडिंग हो, कोई दिक्कत होना चाहिए। कैटलिस्ट समझ में आ गया। तो आपका टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट जो है वो जो भी यूजेस होगा वो हमेशा अबव द एरो या बिलो द एरो यूज करेंगे, ठीक है ना। अब नेचर ऑफ रिएक्शन, अब ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन का नेचर क्या होगा। कभी कभी कुछ जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा, कुछ कुछ जो रिएक्शन होगा क्या होगा आपका, रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, दो एरो इस तरह से, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये किसी भी रिएक्शन में जब ऐसा हो तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, यानी कि उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन ऑफ इफ रिवर्सिबल मे बी शोन बाय डबल एरो, ठीक है। क्या करेंगे, डबल हेडेड एरो, एक राइट साइड में हेडेड होगा और एक क्या होगा, वो लेफ्ट साइड में हेडेड होगा, ठीक है ना। इंडिकेटिंग दैट द रिएक्शन इज ऑकरिंग इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ एग्जांपल ले लेंगे, N2O4, ठीक है, ये क्या आ जाए 2NO2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वो आपका क्या करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में कोई भी डाउट्स किसी को तो कमेंट जरूर करें कि सर ये पॉइंट्स हमको समझ में नहीं आया है, मैं इस पॉइंट को कोशिश और ज़्यादा बेहतर से करूँगा, ठीक है। और जो नोट्स जिनको PDF चाहिए वो फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के उनको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।